नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों को सुनाते हैं। कल से हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। देखिए, अनंत सिंह की सीरीज को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन बीच बीच के कुछ प्रकरण उठा रहे हैं। जब हम श्रृंखला शुरू करेंगे तो यह श्रृंखला कम से कम 50 एपिसोड की होगी। तैयारी चलती रहती है। जो हमारे साथी हैं, जो रिसर्च टीम के सहयोगी हैं, वो काम लगातार कर रहे होते हैं। तो कल हमने बताया था कि अनंत सिंह की पहली बार गिरफ्तारी कैसे हुई, अनंत सिंह की छाती में AK-47 की गोली कैसे लगी, और फिर अनंत सिंह का वह दावा कि कोई गोली मुझे मार नहीं सकती, यह सब हमने बताया था। आज हम आपको इसके आगे बताएंगे और पीछे का भी कुछ किस्सा सुनाएंगे। देखिए, हमने कल ही स्पष्ट किया था कि अनंत सिंह की ताकत सत्ता के समीकरणों के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। आज सत्ता के समीकरण कुछ विपरीत हैं तो अनंत सिंह जेल में है, लेकिन चुनाव तो जीत ही जाते हैं। देखिए, यदि आप पूरे गणित को समझेंगे या अनंत सिंह की पूरी जिंदगी को समझेंगे तो अंडरवर्ल्ड की उनकी ज़िंदगी और राजनीति की उनकी ज़िंदगी, दोनों ज़िंदगी अलग अलग है। सन 1990 में उनके बड़े भाई, जिन्हें बड़े सरकार कहा जाता था, दिलीप सिंह मोकामा से चुनाव जीते थे, और तभी विजय कृष्ण भी आए थे बाहर से। लालू यादव की सरकार बनी थी, लेकिन लालू यादव सबसे बड़े खिलाड़ी सारे, वे बैलेंस करना जानते थे, शक्ति को कैसे संतुलित रखना है। तो बार मोकामा का विवाद भी हो गया था। बार मोकामा का विवाद आप न कह लें, वहाँ राजपूत बनाम भूमियार, यह भी हो गया था। दिलीप सिंह बाहुबली तो थे ही, जिनके छोटे भाई अनंत सिंह। देखिए, जब हम कल कहानी सुना रहे थे तो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि किसी ने लिखा कि दिलीप सिंह की मौत कैसे हुई थी। देखिए, दिलीप सिंह की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। दिलीप सिंह भी कहा करते थे कि उन्हें कोई गोली मार नहीं पाएगी, और दिलीप सिंह दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा करते हुए उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वे मौत को सिहार गए थे। तो खैर, 1990 में दिलीप सिंह मोकामा से चुनाव जीते, बार से विजय कृष्ण आए, और 1990 से 1995 के बीच अगले चुनाव के पहले ही बार में बड़ी भीषण लड़ाई शुरू हो गई। एक अपहरण को लेकर, जिसे छुड़ाने अनंत सिंह पहुंचे थे। एक व्यापारी का अपहरण हुआ था। फिर यह लड़ाई इस रूप में तब्दील हुई कि जिसे जातीय संघर्ष कह दिया गया। अनंत सिंह बनाम बच्चू सिंह, मुकेश सिंह, तमाम चीज़ें होती रही। कई लोग मारे गए, कई दर्जन लाशें गिरी। अनंत सिंह तब घोड़े पर चलते थे, मुकुट पहनकर चलते थे, और कहा जाता था कि हजार हजार गोलियां लेकर चलते थे। तो ये सिलसिला चल ही रहा था। उनका जो विवाद, मूल विवाद तो विवेका पहलवान के साथ ही रहा। तो 1990 और 1995 का जो दौर है, इसी लड़ाई में गुजर गया, राजपूत बनाम भूमियार। अब 1995 का चुनाव आया, 1995 का फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव। तो मोकामा तो फिर से दिलीप कुमार सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई, जीत लिए। उन्हें 38,464 38,464 वोट आया था, और श्याम सुंदर सिंह धीरज कांग्रेस के 31,517 मत लाकर चुनाव हार गए थे। तब निर्दलीय अंजनी कुमार सिन्हा को भी 11,517 मत आ गए थे, और बिहार पीपुल्स पार्टी, मतलब आनंद मोहन की पार्टी से कार्तिक प्रसाद चुनाव लड़े थे, जिन्हें 6,266 मत आया था। तो खैर, मोकामा की लड़ाई दूसरी थी, लेकिन बार की लड़ाई फंस गई थी। दरअसल दिलीप सिंह और अनंत सिंह ये चाहते थे कि बार पर भी कब्जा हो जाए। जो विजय कृष्ण से पुरानी अदावत रही, तो वो विजय कृष्ण को चुनाव हरा देना चाहते थे, बार में भी। और बार में अनंत सिंह ने, दिलीप सिंह ने अपने भाई, जिनकी बाद में हत्या हुई, सचिदानंद सिंह उर्फ फाजो सिंह, जो पेशे से वकील थे, उन्हें मैदान में उतार दिया था। उन्हें किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला था, वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अनंत सिंह दिलीप सिंह के भाई थे, दबदबा तो था ही। और मूल रूप से जो लदमा गांव है वो बार के करीब है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव था। मुझे वो दौर भी याद है जब अनंत सिंह के पास एक जिप्सी गाड़ी होती थी, और शायद उसका नंबर, आखिरी नंबर 15 हुआ करता था। और फिर जब वो गाड़ी बाहर शहर में आती थी, लदमा में, जिप्सी नई नई आई थी, बहुत कम लोगों के पास जिप्सी थी,
और उसमें कुछ स्पेशल टाइप का हॉर्न लगा था, प्रेशर हॉर्न लगा था, और वो हॉर्न जो है दूर से ही सुनाई पड़ती थी। और जैसे जिप्सी आती थी, मतलब ये बार शहर में बिल्कुल जैसे लगता था कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, उस तरीके से लोग तितर बितर हो जाते थे। तो खैर, तो बार के चुनाव में विजय किशन के सामने सच्चिदानंद सिंह उर्फ फाजो सिंह चले आए, दिलीप सिंह अनंत सिंह के भाई। यह बात विजय किशन को अच्छी नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि जो अदावत चल रही है, बार की अदावत, उस अदावत का ये जो परिणाम है इस चुनाव में देखा जाना है। खैर, बहुत भीषण लड़ाई हुई बार के चुनाव में 1995 में। फिर भी विजय किशन लालू यादव की पार्टी से ही थे, चुनाव जीत गए। 30,667 30,667 वोट आया था। लेकिन चुनाव के नतीजे तक विजय कृष्ण भी आश्वस्त नहीं थे कि वे चुनाव जीत सकते हैं। भुवनेश्वर सिंह पप्पू जो चुनाव हारे थे, उन्हें 26,851 मत आया था, और सच्चिदानंद सिंह उर्फ फाजो सिंह 26,417, मतलब फाजो सिंह मतलब दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई, और विवेकानंद सिंह को 1137 मत आए थे। देखिए, चूंकि ये बार मुकामा का चुनाव बड़ा ही टेंशन का चुनाव होता था, तो जब नतीजे के लिए वोटों की गिनती हो रही थी, बार के एएनएस कॉलेज में मतगणना केंद्र हुआ करता था, यदि मुझे ठीक से याद है, तो मैं वहाँ गया था। के पाठक बहुत ही तेज तर्रार आईएएस एसडीओ थे, और मतगणना केंद्र से फाजो सिंह के समर्थकों को करीब करीब खदेड़ दिया गया था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, आरोप तो बाद में ये लगा कि जबरिया हराया गया, लेकिन यह बात भी सही है कि वो तीसरे स्थान पर थे। लेकिन यह लड़ाई बहुत भीषण हुई थी, और आपको वो वाकया भी याद होगा कि 1990 और 1995 के बीच ही राजविंदर सिंह भट्टी जब बार में एएसपी थे, तो वे पटना आकर दिलीप सिंह को, जो विधायक थे, विधानसभा का सत्र चल रहा था, गिरफ्तार कर ले गए थे। ऐसा बहुत ही मुश्किल देखने को मिलता है कि बगैर विधानसभा अध्यक्ष की इजाज़त के विधानसभा सत्र के दिनों में वह भी एक एएसपी रैंक का पदाधिकारी किसी विधायक को गिरफ्तार कर ले जाता है, और खबर सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी को भी नहीं होती है। लेकिन खैर, वो राजविंदर सिंह भट्टी थे, तो भट्टी कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कर दिखाया था। तो 1995 का चुनाव हो गया, दिलीप सिंह तो चुनाव जीत गए, फाजो सिंह चुनाव हार गए। अब देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे बड़े खिलाड़ी लालू यादव, वे संतुलन रखना जानते हैं, और अनंत सिंह की ताकत में कमी और बढ़ोतरी सत्ता के समीकरण के हिसाब से होती रहती है। तो चुनाव के तुरंत बाद अनंत सिंह के गांव में, जो अभेद्य किला माना जाता है, वहां विवेका पहलवान के लोग चढ़ गए और गोलियों की बरसात हुई रात को 2 बजे के बाद। अनंत सिंह को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इस अभेद्य किले में कोई बाहरी भी आ सकता है। लोग कहते हैं कि बाहर से काफी दूर दूर से अपराधी बुलाए गए थे, और हजारों राउंड गोलियां चली। इस गोलीबारी में अनंत सिंह के भी 5 लोग मारे गए, विवेका पहलवान के भी कुछ लोग मारे गए थे, और सबसे बड़ा झटका यह लगा था कि अनंत सिंह के बहनोई भूषण सिंह मारे गए थे। अब भूषण सिंह कैसे मारे गए, इस पर भी वाद विवाद होता रहा। दरअसल आपको हमने कल भी बताया था कि अनंत सिंह का जो लदमा में गांव था, जो टेम्पोररी उन्होंने बना रखा था, कभी परमानेंट बनने नहीं देते थे, स्थायी कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते थे, तो उसमें गोलियों को चलाने के लिए छेद हुआ करता था ताकि राइफल की नाल को बाहर निकाल कर रखा जा सके। तो जब गोलियों की बरसात हो रही थी दोनों ओर से, तो बीच में जो आया वो गया। तो इस दरमियान ये बड़ा झटका था, 5 लोगों की मौत हुई। अनंत सिंह के गांव पर चढ़कर विवेका पहलवान के लोगों ने गोलियों की बरसात की और इस तरीके का संहार किया। विवेका पहलवान ने अपनी ताकत दिखाई। यह बात भी गौर करने की है कि आज की तारीख में विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच एक तरीके से युद्ध विराम है। जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब विवेका पहलवान अनंत सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिख रहे थे। तो ये समीकरण बदलते रहते हैं। गोटिया की लड़ाई है, और इस लड़ाई में कितनी लाशें गिरी हैं गिनती नहीं की जा सकती है। खैर, तो आगे की बात करते हैं। आगे हमने आपको बताया कि 2004 में फिर से अनंत सिंह पर अटैक हुआ। वे जब अपने गांव में, तब वे विधायक नहीं बने थे। 2004 में अनंत सिंह विधायक नहीं बने थे, अनंत सिंह फरारी ही काट रहे थे, तो सेविंग करा रहे थे बाहर बैठकर। तब विवेका पहलवान के घर की खिड़की अचानक खुलती है और उसके भीतर से गोली चलती है, जो पहली गोली ही अनंत सिंह के सीने में लगती है।
घायल होकर अनंत सिंह पटना पहुंचते हैं और उनका इलाज चलता है, फिर वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन बात इतने भर से ही नहीं खत्म हो जाती है। जैसा हमने बताया कि समीकरण बदलने लगे थे 2004 में। नीतीश कुमार 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव लालू यादव को अपदस्थ करने के लिए लड़ रहे थे, मतलब लालू यादव की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। और मोकामा इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा था। अनंत सिंह 2004 आते आते नीतीश कुमार के करीब दिखने लगे थे। यह बात लालू यादव को मालूम थी। तो अनंत सिंह घायल होकर जेल पहुंच गए। पहले अस्पताल में रहे, फिर जेल पहुंचे। अनंत सिंह जब जेल पहुंच गए तो लदमा गांव में थोड़ी सी स्थिति सहज हो गई, मतलब लोग कंफर्ट जोन में रहने लगे। लोगों को लगा कि जब अनंत सिंह छोटी सरकार ही अब नहीं है तो यहाँ कौन आएगा, कौन बोलेगा हमला, किससे होगी दुश्मनी। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। आप इस बात को समझिएगा कि अनंत सिंह पर चढ़ाई करने के लिए जो दुश्मन पक्ष होता है वो शासन प्रशासन की सहमति भी प्राप्त कर लेता है या शासन प्रशासन की मदद में भी सामने आ जाता है। वैसे भी जो पुलिस जिसको टारगेट करती है उनके खिलाफ यदि कोई सूचना इकट्ठा करना होता है या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है तो उनके विरोधियों को अपने साथ रखती है। तो लालू यादव ने ही अपने शासनकाल में 2000 के आसपास बिहार में एसटीएफ का गठन किया था, स्पेशल टास्क फोर्स का। और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन बहुत ही मजबूती के साथ किया गया था। इसके पहले डीआईजी बनाए गए थे विनय कुमार सिंह, जो मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश कैडर के बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं। उन्हें आंध्र प्रदेश में इस तरीके के एसटीएफ की बूते अपराधियों से और नक्सलियों से लड़ने में महारत हासिल था, इसलिए उन्हें बिहार लाया गया था। अब जब एसटीएफ का गठन हुआ तो बिहार में जो बड़े अपराधी गिरोह थे उन्हें टारगेट किया जाने लगा। तो इसी टारगेट को तय करने में 2004 में जब अनंत सिंह जेल चले गए तो अनंत सिंह पर भी नजर गई। अब देखिए, अनंत सिंह पर जब नजर गई, अनंत सिंह तो जेल में थे, वहां उनके लोग बहुत ही कंफर्ट जोन में रहने लगे थे, हथियारों की कमी नहीं थी। विवेका पहलवान की मदद ली गई या नहीं ली गई मैं नहीं कहता, क्योंकि कार्रवाई एसटीएफ की हुई थी। तो जुलाई 2004 के पहले हफ्ते में अनंत सिंह पर गोली चलती है, अनंत सिंह बच जाते हैं, अनंत सिंह जेल में होते हैं। और अगले ही महीने मतलब अगस्त 2004 के पहले हफ्ते में एसटीएफ पूरी तैयारी के साथ, एसटीएफ जब बिहार में बनी तो उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिए गए, AK-47 दिए गए, SLR दिए गए, कमांडो ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि जो स्पेशल टास्क फोर्स में लोग भर्ती किए जाते हैं वे सामान्य पुलिस वाले नहीं होते हैं, उन्हें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब एक बड़ी कार्रवाई, रात होगी 2 अगस्त या 3 अगस्त की रात 2004। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अनंत सिंह जब जेल में है तो लदमा गांव में पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ की इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो एसटीएफ का दस्ता पटना से चलता है, ऑपरेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, और रात को 2 बजे के करीब लदमा गांव में एसटीएफ के लोग, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि तब तक पक्की सड़क मुख्य सड़क से लदमा गांव तक जाने वाली नहीं बनी हुई थी। तो मुख्य सड़क से बहुत दूर एसटीएफ के लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी थी ताकि दूर तक रोशनी भी दिखाई न पड़े, और सभी लोग चारों ओर से पैदल लदमा गांव की ओर गए थे। उनके पास तमाम तरीके के हथियार थे। उन्हें पता था कि अनंत सिंह नहीं भी है तो उनके लोग जो हथियारबंद लोग हैं वहाँ बड़ी संख्या में होंगे, और वहाँ AK-47 की बरामदगी हो सकती है, AK-47 से काउंटर फायरिंग हो सकती है। तो सभी लोग पैदल चलते हुए वहाँ पहुँचे और फिर अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। जब फायरिंग शुरू हुई तो फायरिंग एक तरफा नहीं हुई। फायरिंग जो अनंत सिंह के लोग थे, ठीक है वो सो रहे थे, वे तो गोलियों की आवाज़ से ही जगे। और जब छोटे सरकार नहीं थे, अनंत सिंह नहीं थे, तो सुरक्षा का पहरा, जैसा मैंने पहले बताया था कि अनंत सिंह जब होते थे तो घंटा घंटा पहरा लगता था, कौन जगेगा, कौन किस दिशा में रहेगा, कौन किस दिशा में नहीं रहेगा, किधर से आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी जाएगी।
तो थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन तब भी सीनियर नागा सिंह वहाँ कमान संभाले हुए थे। सीनियर नागा सिंह को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और 3 घंटों तक दोनों ओर से फायरिंग होती है। यह एसटीएफ वाले बताते हैं। तब जितेंद्र सिंह गंगवार, यदि मुझे ठीक से याद है, तो वो लीड कर रहे थे। जो ऑपरेशन करने की टीम गई थी वहाँ लदवा में, अनंत सिंह के गांव में, तब वो एसटीएफ के एसपी थे। 3 घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इसके बाद जो है एसटीएफ जो है अनंत के गांव लदवा में, जहां लोग टिके हुए थे, जहां लोग छुपे हुए थे, जहां से गोली चल रही थी, वहां पहुंचते हैं और फिर वहां भी दोनों ओर से काउंटर फायरिंग होती है। इस काउंटर फायरिंग में अनंत सिंह के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। 8 लोग इस इनकाउंटर में मारे जाते हैं। 8 लोग अनंत सिंह के, जिसमें यदि हम नामों की गिनती करें तो भीम सिंह है, टेनी मियाँ अनंत सिंह का बहुत ही शार्प शूटर था, वो भी मारा जाता है। चिंटू कुमार है, गणेश कुमार है, वाल्मीकि सिंह है, सुनील कुमार है, रजनीश है, सुरेंद्र कहार एलियस बिट्ठल है। ये सारे लोग मार दिए जाते हैं। लेकिन इस एनकाउंटर में एसटीएफ का एक जवान रघुवंश प्रताप सिंह भी शहीद हो जाता है। उसे भी अनंत सिंह के लोगों की गोलियां लगती है। और जब इनकाउंटर खत्म होती है सुबह के उजाले के साथ, तो वहाँ से 4 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, इसके अलावा कारतूस और डीबीबीएल गन बरामद किए जाते हैं। लेकिन एसटीएफ को लग जाता है। और अफसोस भी इस बात का होता है कि सब कुछ के बाद भी AK-47 और AK-56 की बरामदगी नहीं होती है, क्योंकि इसकी सूचना थी और शुरुआती इनकाउंटर में AK-47 और AK-56 से भी गोलियां चली हैं। मैं इस इनकाउंटर को कवर करने भी गया था, इनकाउंटर के वक्त नहीं। जब इनकाउंटर खत्म हुई और सूचना फ्लैश होनी शुरू हुई कि लदमा गांव में एसटीएफ ने ऑपरेशन किया है, 8 लोग मारे गए हैं, तो उसके बाद पटना से तमाम मीडिया हाउसेस से रिपोर्टर्स गए थे, मैं भी गया था। और वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ लाशें तो पुलिस वाले साथ ले गए थे, लेकिन गोलियों के निशान साफ साफ दीवारों पर दिखाई पड़ रहे थे। और रात में कैसा ऑपरेशन चला होगा, गांव के लोग बता रहे थे कि कितनी गोलियां चली और किधर से चल रही थी, किधर से नहीं चल रही थी। लेकिन इसके बाद भी देखिए, मैंने उस दिन आश्वास किया था कि इनकाउंटर खत्म हुआ, सुबह में एसटीएफ वाले लौट गए। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो जितेंद्र सिंह गंगवार लौट ही रहे थे। संजय सिंह भी अब आईपीएस हैं, वो भी इस इनकाउंटर में शामिल थे जो एसटीएफ की ओर से, उन्होंने भी मोर्चा संभाला था। तो मैं वहाँ कई घंटे रहा और भी मीडिया हाउस के साथी थे। पर इस इनकाउंटर के थोड़ी देर के बाद ही अनंत सिंह के जो बाकी समर्थक थे वो फिर से इकट्ठा हो गए थे गांव में ही। याद कीजिएगा, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अनंत सिंह का जो गांव है लदमा, वहाँ आप अनंत सिंह की सहमति के बगैर अचानक चले जाएंगे, यह संभव नहीं है। उस रात को इतनी बड़ी तैयारी की गई थी और दूर से पैदल मार्च किया गया था, इसलिए आप चले गए। तो दिन के उजाले में अनंत सिंह के लोग फिर से वहां इकट्ठा हो गए थे और वे उन लोगों की पड़ताल करने में लग गए थे जो इसकी मुखबिरी किए थे। मुझे याद है कि गांव से ही कुछ दूरी पर जहां तक गाड़ी जाती थी, वहां सीनियर नागा सिंह से मेरी मुलाकात भी हुई थी। तब भी वे AK-47 टांगे थे और रात की घटना, रात की मुठभेड़ के बारे में पूरा वाकया बताया था। तो ये 8 लोग अनंत सिंह के खेत कर दिए गए थे। लालू यादव की सरकार थी। देखिए आज फिर से अनंत सिंह आरजेडी के विधायक हैं। आप समझ सकते हैं, आप यदि मेरी बात को समझेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि सत्ता के समीकरण के हिसाब से अनंत सिंह की ताकत बढ़ और घट जाती है। 2005 में वे जेडीयू के विधायक चुने गए थे, नीतीश कुमार की पार्टी से लालू यादव की पार्टी के खिलाफ लड़कर। तो ये समीकरण है। अब आपको हम चलते चलते यह भी बता दें, अनंत सिंह को जिसने गोली मारी AK-47 विवेका पहलवान के घर के भीतर से, उसमें एक व्यक्ति के बारे में तो आपको हमने कल ही बताया था, कमली सिंह के बारे में, मोकामा के कमली सिंह के बारे में, जिसे कहाँ मार दिया गया, कैसे मार दिया गया, यह किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि आज तक उसकी लाश नहीं मिली। वैसे कहने वाले यह भी कहते हैं कि कमली सिंह की हत्या में अनंत सिंह से अधिक भूमिका
एक सांसद की थी, क्योंकि उस सांसद को कमली सिंह ने चिढ़ा दिया था। लेकिन अनंत सिंह को AK-47 से गोली मारने वाले शख्स की पहचान विवेका पहलवान के भाई संजय पहलवान के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या भी बाद में पटना में कर दी गई। और संजय पहलवान की हत्या के बदले फिर अनंत सिंह के और लोगों की हत्या हुई। हत्या चलती ही रही, लाशें गिरती ही रही। तो ये कहानी आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। अनंत सिंह की कहानी मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मेरी रिसर्च टीम काम कर रही है, बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास भी है, बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। क्योंकि जब भी मैं कोई कहानी सुनाता हूँ तो लोग लगातार कहते हैं कि अनंत सिंह की कहानी सुना दीजिए, तो बीच बीच में कुछ कहानियाँ तो बता देनी जरूरी है। बार के उस कास्ट बार के बारे में जिसमें भुबियार बनाम राजपूत हो गया था, वह सीरीज भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे अभी नहीं कह सकते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखना होगा अनंत सिंह के बारे में। अनंत सिंह की जो असली ताकत है बार और मुकामा में, उसमें भूमिहार से ज़्यादा जो आप पिछड़ी जातियाँ कहते हैं या फिर अनुसूचित जातियाँ कहते हैं, उनके लोग रहे हैं। जब उनके साथ गोली चलाने वाले या साथ खड़े रहने वाले या साथ सोने वाले लोग आपको दिखाई पड़ेंगे लदमा गांव में, पटना की बात हम नहीं कर रहे हैं, विधायक बनने के बाद उनके साथ जुड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनका नियंत्रण लदमा से चलता था तो वैसे लोग ज़्यादा दिखेंगे जो उनकी जाति के नहीं रहे हैं। और जब मुठभेड़ भी हुई है तो ऐसे ही लोग अधिक मारे गए हैं। यह भी सही है कि इन्हीं के घरों में अनंत सिंह को शरण भी मिलती रही है, क्योंकि अपने इलाके में अनंत सिंह दूसरे रूप में दिखे जाते हैं। अनंत सिंह की मौजूदगी जब तक रही, लोग कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि गाँव में डकैती नहीं होती थी, गाँव में चोरी नहीं होती थी, और जो कोई फैसला करना होता था वो फैसला अनंत सिंह ही कर देते थे, पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये सारी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं, आपको हम बताएंगे। आप बने रहिए खबरों के पीछे के साथ। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। और एक अंतिम अनुरोध, यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई मशविरा देना चाहते हैं या मुझसे सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल करें, संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी भेज सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।